आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। और इसी के साथ में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एसएसटी के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए आज मेरे पास में आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सरप्राइज है। और यह सरप्राइज फ्री ऑफ कॉस्ट है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो बस 1 मिनट निकाल करके देखना और आप अपने एसएसटी के एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो इसके बाद में। तो भाई देखो, आप लोगों को इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि भैया एमसीक्यूज कैसे करें, कहां से करें, क्वेश्चंस कौन से करने चाहिए एग्जाम के लिए। तो इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो है स्पेस रिवीजन के पास में। अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आप लोगों की लर्निंग के अकॉर्डिंग यहां पर पूरा पूरा मटेरियल डिजाइन किया गया है। और मैं आपको बताता हूं कि आपके एसएसटी के एग्जाम के लिए कैसे यूजफुल रहेगा। तो हर एक स्टूडेंट जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आपको रजिस्टर करना है। फिर उसके बाद में आपको सर्च करना है क्लास 10 सोशल साइंस। फिर आपको ऐसा हमारा कोर्स दिखेगा, बस इस कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है हर एक स्टूडेंट के लिए। जो बाकी के लोग सरप्राइज देकर के पैसे लेते हैं वैसा नहीं है। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहां पे जैसे कि आपके इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी सभी के यहां पर कंप्लीट आपको नोट्स और क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको पढ़ना है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करो। फिर उसके बाद में आपको यहां पे क्या करना है, नोट्स के ऊपर क्लिक करना है। सारे के सारे शॉर्ट नोट्स है जो कि आपको कम टाइम में रिवाइज करने हैं और इन्हीं से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अब ये शॉर्ट नोट्स आपने एक बार स्टडी किया, इस तरीके से टॉपिक वाइज है कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हर एक चीज आपको यहां पर हमने बताने की कोशिश की है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। जब आप ये पढ़ लेते हो देन फिर इसके बाद में आपको फ्लैश कार्ड्स के ऊपर क्लिक करना और इन फ्लैश कार्ड्स के अंदर है आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि साल एग्जाम में आ सकते हैं। अब जैसे कि आपने आंसर देखा और आपको ये याद नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है फॉरगॉट के ऊपर क्लिक करना है ताकि ये कल आपको रिवाइज करवा दे, ताकि आपके एग्जाम के लिए 100% तैयारी हो पाए। फिर इसके बाद में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करने तो आपको एमसीक्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने यहां पर देखना है कि आपका आंसर सही है या फिर गलत, और उसके साथ में एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो इस तरीके से आप अपनी 100% तैयारी कर सकते हो। और उसी के साथ में आपको यहां पर एक क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किया गया है जिससे कि आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर एसएसटी में स्कोर करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर के अकाउंट बना लो ताकि आप भी एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें। अब चलते हैं हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अब आता है हमारे चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन, इसी से आपको पता लग जाएगा कि जो बोर्ड्स में क्वेश्चन है वो लैंग्वेज चेंज करके किस तरीके से पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर्स किस तरीके से लिखना होता है। देखो, जैसे कि अब इसमें बोला गया है कि द 1830s वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। ठीक है, ये हो गया। ये आपको बोला गया कि इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करो, आपको बताना है। फिर नेक्स्ट में बोला गया कि डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय द यूरोप, जो कि 2017 में पूछा गया था, 2018, 2019 और 2020 में 3 बार ये पूछा गया। इससे पहले इस तरीके से पूछा गया था। फिर इसके बाद में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप प्रिवेल्ड इन 1830s, ये 2016 में, मतलब सेम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जब कभी भी एग्जामाइन स्टेटमेंट आता है, फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्या करना है, खास करके हिस्ट्री के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वाले। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको लाइन गिवन है, जैसे कि ये वाली हम लोग लाइन यहां से क्या करेंगे, हमें क्या करना है, कॉपी। ठीक है, कॉपी किया आपने। फिर उसके बाद में आपने सबसे फर्स्ट लाइन आपके क्वेश्चन की यही रहेगी आपके आंसर की कि द 1830s वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप इन द फॉलोइंग ईयर्स। इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है उसकी स्टार्टिंग अच्छी हो जाएगी और एक एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाएगा। और इसी के साथ में ध्यान रहे कि अगर आपके एग्जाम में ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 से 3 पॉइंट ही लिखने होते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिखना। और अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं। अगर आपको ये लगता है कि भैया हमें इसमें मार्क्स कटिंग, ऐसा नहीं होता। 3 से 4 पॉइंट सफिशिएंट रहते हैं, इसी में ही मार्क्स मिलता है। कि ज्यादा लिखोगे तो भी 3 नंबर ही मिलेंगे, कम लिखोगे 3-4 पॉइंट लिखते हो, टू द पॉइंट चीजें लिखते हो तो भी उतना ही मार्क्स मिलेगा। सो अपने स्मार्टली वर्क करना सीखो। स्मार्टली अगर करोगे ना तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको ज़्यादा थकान भी नहीं होगी, बहुत आराम से इजीली स्टडी करके नंबर ला सकते हो। और वहीं पे अगर बात करते हैं 5 मार्क्स में, तो 5 मार्क्स में ध्यान रहे अब तो वैसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन इसमें भी आपको 5 से 6 पॉइंट ही लिखने होते हैं, इससे ज़्यादा लिखने की इसकी में ज़रूरत नहीं होती। तो अब देखिए, अब इसमें आप खुद एक बार अपने दिमाग में सोचो, ये जो मैंने लिखा हुआ इसको भूल जाओ एक बार कि ये आंसर्स भी हमारे पास में कुछ है। खुद एक बार सोच के देखो कि क्या हुआ था, यूरोप को इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक
हार्डशिप क्यों हुई थी? सबसे पहली बात तो ये थी कि उनकी जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। इंक्रीज़ होने से क्या होगा, आप खुद सोच के देखो कि जब लोग इंक्रीज़ होंगे, एम्प्लॉयमेंट है नहीं तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। उसी के साथ में कि लोग जो थे उस टाइम के ऊपर यूरोप के अंदर जब ये 1830s वाली कंडीशन थी तो लोग गाँवों से शहरों में जा रहे थे। शहरों में जा करके कहाँ रह रहे थे? स्लम एरिया के अंदर रह रहे थे, जिससे कि वहाँ पर ओवर क्राउडेड हो गया था। और उसी के साथ में कि काफ़ी ज़्यादा 1830s का वो टाइम था जिस टाइम के ऊपर की मशीन्स वगैरह आ गई थी, तो वो जो कपड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलने लग गया था, जिस वजह से जो नॉर्मल जो लोग अपना काम करते थे हाथ से पहले बनाया जाता, लेकिन मशीन गुड्स जो होते हैं वो सस्ता होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप एक हैंडक्राफ्ट अगर बनाते हो तो उसकी कॉस्ट आती है 500 रुपये, वहीं पे ही अगर मशीन से हम लोग बनवाते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है 200 रुपये। तो कौन ऐसा बेवकूफ़ होगा जो कि 500 रुपये वाला खरीदेगा? जिस वजह से क्या हो कि काफ़ी ज़्यादा स्टिफ कॉम्पिटिशन हो गया, जिस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई। बस यही पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। बस आपको ध्यान इसमें ये रखना है कि मैं जो आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें जो सबसे खास बात है वो यहाँ पर कीवर्ड्स की है। जैसे कि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century we saw an enormous increase in population which leads to the wide spread of unemployment। तो अगर आप एग्जाम के अंदर लिख के इसको इस तरीके से अगर अंडरलाइन कर दो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि मैंने इनको जो हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि अब इसमें लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स, की ओवर क्राउडेड स्लम्स के अंदर वो जाकर के रहने लग गए। फिर नेक्स्ट आता है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन फेस्ड अ स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द इंपोर्ट्स ऑफ एंड द चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, कि इंग्लैंड से काफ़ी ज़्यादा सस्ता आ रहा था, जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो पा रही थी। सो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसमें कहा गया है कि हाईलाइट द रोल ऑफ ओटो वन बिस्मार्क। अब ये जो आदमी है ना, ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट आदमी है, तो जिस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान रखना कि जर्मनी के मेकिंग में इस आदमी का क्या योगदान था। सारा का सारा योगदान इसी का ही था, क्योंकि इसी ने स्टार्ट किया था पर्शिया के साथ में। इसने पर्शिया में जो मूवमेंट चल रहे थे उससे इसने लीडरशिप लिया था, और एज ये क्या था, ये था यहाँ पर चीफ मिनिस्टर था। ये बात ध्यान रहे कि इनकी क्या पोजीशन थी, चीफ मिनिस्टर थी, जिससे कि इन्होंने क्या किया कि जो पर्शियन आर्मी थी उनसे हेल्प लिया और उससे उन्होंने यूनिफिकेशन को स्टार्ट कर दिया जर्मनी में। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इनका इंपॉर्टेंट रोल है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रहे कि ओटो वन बिस्मार्क की जो पोजीशन थी वो एज ए चीफ मिनिस्टर भी थी। तो वही हम लोग लिखेंगे। इसके आंसर राइटिंग इस तरीके से रहेगी कि द रोल ऑफ ओटो वन बिस्मार्क इन मेकिंग ऑफ द जर्मनी, वही फर्स्ट लाइन रहेगी। तो सबसे फर्स्ट आएगा कि इन्होंने पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। उन्होंने वहाँ पर मूवमेंट की लीडरशिप लिया और फिर उसके बाद में वहाँ से यूनिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होता है। देन ही इज इट्स द चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। यही जो थे इन्होंने ही लीड किया था वो सारी प्रोसेस को। यही मतलब कि एक तरीके से डिजाइनर थे कि किस तरीके से होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, पर्शियन आर्मी की हेल्प लेनी, ब्यूरोक्रेसी की हेल्प लेनी, वो सब इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद में इन्होंने 3 वॉर्स जो चले थे 7 ईयर्स तक, किसके साथ में, ये ध्यान रहे, ऑस्ट्रिया के साथ में, डेनमार्क के साथ में और फ्रांस के साथ में, एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। कि यहाँ पर ये वॉर चले जिसके बाद में जीते, तो जिससे कि जो पर्शिया की विक्ट्री हुई थी उसी से यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस होता है यूनिफिकेशन का। क्वेश्चन आता है वो आता है कि इवेलुएट द इंपैक्ट ऑफ नेपोलियन रिफॉर्म। देखो अब यहाँ पर इसने क्या बोला है कि नेपोलियन रिफॉर्म ऑन द रेस्ट ऑफ यूरोप, कि वो जो नेपोलियन ने किया था ना उसका किस तरीके से यूरोप के ऊपर इंपैक्ट आया। तो एक तरीके से आपको नेपोलियन कोड को घुमा करके पूछेगा कि नेपोलियन कोड का क्या क्या इंपैक्ट हुआ था। तो आपको नेपोलियन कोड की इंपॉर्टेंट बातें बतानी होंगी, जैसे कि इसी को सिविल कोड भी कहा जाता है। तो ये सिविल कोड के अंदर क्या था कि वहां पर उन्होंने लॉ एस्टैब्लिश किया था कि किसी को भी उसके बर्थ के बेसिस के ऊपर या फिर वो जहां पर पैदा होता है, जो जात वगैरह होती है, उसके बिहाफ के ऊपर जज नहीं किया जाएगा, वो इक्वल रहेगा लॉ के बिहाफ के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर इसी के साथ में एक इसका सेकंड पॉइंट ये था कि यहाँ पर जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसी के साथ में उन्होंने फ्रांस की डेमोक्रेसी खत्म किया था और मोनार्की उन्होंने स्टैब्लिश किया था। तो यही 2 चीजें आपको इसमें लिखना होगा। तो यही हमने लिखा है कि थ्रू द रिटर्न टू द मोनार्की नेपोलियन डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस, कि उन्होंने फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नेक्स्ट आता है कि द सिविल कोड ऑफ 1804, जो कि नेपोलिक कोड भी रहता है, डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी
बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। ये भी किसने किया था? ये सिविल कोड के अगेंस्ट में ही वहां पे हुआ था यूरोप में। तो देखो अब आप इसको किस तरीके से सोचोगे, मैं आपको बताता हूँ कि आप एक बार सोच करके देखो कि उस टाइम के ऊपर क्या हो रहा था कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, फ्लॉक डांस किया, उसी के साथ में उन्होंने ऐसे कुछ गीत लिखे थे जिससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर इमोशंस आ गए कि हाँ भाई हमें भी क्या चाहिए, हमें भी आज़ादी चाहिए। तो यही सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इसके आंसर्स में क्या लिखा हुआ। सबसे पहले तो रोमांटिज्म की यहाँ पे डेफिनेशन है, जो कि क्या होता है कि इट इज़ द कल्चरल मूवमेंट दैट सॉर्ट्स टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स इन द फॉलोइंग वेज। कि यहाँ पर हमने क्या बताया कि रोमांटिज्म की मैंने डेफिनेशन यहाँ पर जरूर से इंक्लूड किया है ताकि आपको ये पता लगे अब ये किस तरीके से क्या था। सबसे पहले कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जो रोमांटिक आर्टिस्ट, तो सबसे पहले जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया। क्या क्रिटिसाइज किया? उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ अ रीजन एंड साइंस। उन्होंने ये बताना बंद किया कि भैया साइंस रीजन वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ वो चीज क्या होती है, वो होती है इमोशन होता है, इंट्यूशन होता है और मिस्टिकल फीलिंग होती है, जो कि किसने काम किया? रोमांटिक आर्टिस्ट ने यहाँ पे काम किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो जर्मन फिलोसफर थे जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने यहाँ पर किया था कि क्लेम थ्रू द फोक सॉन्ग्स एंड फोक पोइट्रीज एंड फोक डांसेस द ट्रू स्पिरिट्स ऑफ नेशन कुड बी पॉपुलराइज्ड। जिससे कि क्या होगा कि आपने देखा होगा कि गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं। तो इसी में क्या किया कि ये जो फिलोसफर थे जॉन, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस तरीके के फ्लॉक डांसेस बनाए जिससे कि लोगों के अंदर ये हो कि भाई हमें भी चाहिए, हमें भी आज़ादी चाहिए। तो यहाँ से वो रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। एंड फिर उसके बाद में आता है कि दे गिव एम्फेसिस ऑन वर्निकुलर लैंग्वेज एंड कलेक्शन ऑफ लोकल फ्लॉकर टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज। तो भैया देखो इन्होंने किया क्या कि जो भी पुराने कन्वेंशनल तरीके थे, जैसे कि जो पुरानी भाषाएं थी जो कि गांव के लोग समझते थे, उसके बेसिस के ऊपर इन्होंने मैसेज को स्प्रेड करना स्टार्ट किया। उसी की जैसे उन्होंने सॉन्ग्स बनाना स्टार्ट किया, उसी की जैसे उन्होंने डांस बनाना स्टार्ट किया, उसी की जैसी स्पीच बनानी स्टार्ट करी ताकि लोग उसे समझें और फिर उसके बाद में वो आसानी से स्प्रेड और उनके अंदर भी नेशनलिज्म की भावना जागाए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि हमसे कहा गया है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, कि इटली किस तरीके से यूनाइट हुआ था। तो इसमें आपको ध्यान रहेगा कि एक जो आदमी था ना ज्यूसेppe माज़िन, उसने इसके स्टार्ट किया था। वो कैसे स्टार्ट किया था? कोई भी काम को सीक्रेट चीज से स्टार्ट करते तो उसने एक सीक्रेट सोसाइटी स्टार्ट किया जिसका नाम था यंग इटली। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में 1831 में और 1840 के अंदर वो हार जाते हैं कि वो जीत नहीं पाते। तो उसके बाद में ये सारी की सारी जो प्रोसेस आती है वो आती है सर्डियन पिडमॉन्ट के ऊपर आती है। फिर वो क्या करता है, उस टाइम के ऊपर जो राजा था किंग इमैनुअल था, वो क्या करता है कि भैया वहां पर वो हार जाता है। फिर उसके बाद में वहां से यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्टार्ट होता है। और उसी के साथ में यहाँ पर एक जो चीफ मिनिस्टर था कैवियार, वो क्या करता है, वो जब फ्रांस के साथ में वो जो लड़ाई चल रही थी, ऑस्ट्रिया मतलब सॉरी फ्रांस बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रिया के साथ में जब लड़ाई चल रही थी तो उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से उसको हरा दिया और फिर वहां पर जाकर के पूरा पूरा जो इटली था वो यूनाइट हो गया। बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको लिखने का तरीके इस तरीके से रहेगा कि द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली बाय द फॉलोइंग वे इन 1830 के अंदर क्या होता है कि ज्यूसेppe माज़िन मेड्स अ एफर्ट टू यूनाइट इटली एंड ही हैज आल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी दैट इज कॉल्ड एज यंग इटली। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848, ठीक है। फिर उसके बाद में meant that the mantle now fall on the Sardian Piedmont under the ruler किंग विक्टरी इमैनुअल सेकंड। अब देखो इनके ऊपर ये आ गया था जिस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर यूनिफिकेशन, जितने भी इटालियन स्टेट्स थे वो यूनाइट होने लग गए थे उनकी हार को देख के। देन फिर इसके बाद में आता है कि जो चीफ मिनिस्टर कैवियार थे थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस सक्सीड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859, जिसके बाद में कि पूरे पूरे जो इटालियन स्टेट्स से यूनाइट हो गए और यही था पूरा पूरा यूनिफिकेशन ऑफ इटली का प्रोसेस। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये भी काफी ज्यादा एक वेटेज वाला चैप्टर है। इस अकेले चैप्टर से ही 10 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, मतलब 50% ऑफ द जो आपका पेपर है वो इसमें आ जाता है कई बार। और मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आप सोचो कि 80 का तो भैया 40 होता है ना, नहीं भाई, हिस्ट्री के 20 मार्क्स होते हैं जिसमें से कि 10 मार्क्स का यही चैप्टर आता है। जिसमें कि ये क्वेश्चन देखो 2010 में, 2014 में, 2015 में, 2017 में 4-5 बार पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इसमें बोला गया है कि व्हाई डिड द गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919। इसके अगेंस्ट में क्यों था भैया? ये तो रिलीज करना ही था क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार था उनका
लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो रॉलेट एक्ट उन्होंने लागू किया था, एक तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी के अंदर लागू किया था, जिसको कि हमारी जो इंडियन काउंसिल थी वो भी अपोज कर रही थी, फिर भी उन्होंने कर दिया। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि यहाँ से उनका दिमाग खराब हो गया। फिर सेकंड ये था कि इस लॉ के तहत वो है ना किसी को भी प्रिजनर बना सकते थे, कि कोई भी अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है उसमें कोई भी है उसको बिना किसी रीजन के वो प्रिजनर बना सकते थे। थर्ड ये था कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को वो दबा सकते थे। भाई गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आने वाली थी, सो इसीलिए उन्होंने क्या करा भाई, सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। बस यही हमने लिखा है कि गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट 1990 ड्यू टू द फॉलोइंग थ्री रीजन, जिसमें सबसे पहला है कि द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड हरीड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट्स द ओपोजिशन बाय इंडियन मेंबर्स, की जो हमारे इंडियन मेंबर्स थे वो भी अपोज कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पास किया। ये बात ध्यान रखना कि आप इनको हाईलाइट भी कर सकते हो, ये जो पॉइंट्स मैंने बताए कि पास्ड हरी बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट आता है कि द रॉलेट एक्ट गिव्स द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू गवर्नमेंट फॉर रिप्रेसिंग द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द गवर्नमेंट कैन डिटेन द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, कि 2 साल तक जेल में डाल दो, कोई मतलब ही नहीं, जिस वजह से उन्होंने सत्याग्रह यहाँ पे लॉन्च कर दिया। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि व्हाई डिड द गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922। ऐसा क्या हुआ था भैया? सबसे पहले तो नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट था वो वायलेंट हो गया था, लोग है ना बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। एक चोरा चोरी वाला इंसिडेंट हो गया था जिसके अंदर कि 11 पुलिस ऑफिसर्स घायल हो गए थे, जिस वजह से गांधी जी को लगा कि भैया अब नहीं हो सकता ये बात। तो यही इंसिडेंट थे। सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो नॉन कॉर्पोरेशन, जब भी गांधी जी की बात करी जाती किसी भी क्वेश्चन में, अगर ज़्यादा नहीं जानते हो तो ये लिख देना कि भैया वो वायलेंट हो गया था। क्या लिखोगे आप? ये तो भैया वायलेंट हो गया था, इस वजह से गांधी जी ने इसे विड्रॉ कर लिया। देन फिर इसके बाद में कि वॉज टर्निंग इनटू अ वायलेंट इन मैनी प्लेसेस। फिर इसके बाद में चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि 11 पुलिस ऑफिसर्स एंड गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आफ्टर दिस इंसिडेंट। नेक्स्ट आता है कि इसमें कुछ जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने क्या करा कि विल नॉट विलिंग टू कंटिन्यू द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ द मास स्ट्रगल एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसिल इलेक्शन एंड दे वांटेड टू क्रिटिसाइज द ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल। भैया कुछ लोग थे जो कि बार बार अरेस्ट होने से परेशान हो गए, तो उन्होंने बोला गांधी जी माफ करो, अब आप एक काम करो, इसको बंद कर लो, हम इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हम काउंसिल में रह करके भी उनको अपोज कर सकते हैं, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो कि ऑपोजिशन में अभी करते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कैसे अलग था, डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, तो ये भी 3-4 बार पूछा गया। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो 1920 के अंदर लॉन्च हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस 1930 के अंदर लॉन्च हुआ था। इसके अंदर क्या होता था कि इंडियंस वर आस्क्ड नॉट टू कॉर्पोरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कॉर्पोरेट ही नहीं करना था। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि नॉन कॉर्पोरेशन मतलब कॉर्पोरेट ही नहीं करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में। लेकिन वहीं पे ये जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस था ये इससे एक स्टेप ऊपर था, मतलब कि इसमें क्या था, इसमें +1 था। +1 क्या था कि भैया कॉर्पोरेट तो हमें नहीं करना, वर नॉट टू कॉर्पोरेट, बट आल्सो ब्रेक द सिविल लॉज, की जो भी सिविल लॉज थे वो वहां पर ब्रेक करने थे, हमें नहीं मानने, ये लॉ हम नहीं मानते ब्रिटिश सरकार को, ये इसमें स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद में मूवमेंट जो कि मतलब कि चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से बंद हो गया था। और ये कहां पर जाके खत्म हुआ था? गांधी जी ने इस बार बोला अरे तू जा रे, लॉर्ड इरविन जो था ना उसके पैक्ट के बाद में खत्म हो गया, तो उन्होंने लिख के भेजा था तो या तो तू कर ले, अदरवाइज फिर मैं लॉ ब्रेक कर दूंगा। फिर उन्होंने लास्ट में लॉ ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स था और यहाँ पर किसी का भी पार्टिसिपेशन नहीं था, ये बात थी बस। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सॉल्ट मार्च, कि वो जो सॉल्ट मार्च थी वो कैसे स्टार्ट हुई थी। तो देखो इसकी टाइमलाइन समझो कि सॉल्ट मार्च कब और क्यों स्टार्ट हुआ था। वहाँ पर क्या था कि हमारे इंडिया के अंदर उन्होंने सॉल्ट के ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए, जो कि गांधी जी के अकॉर्डिंग नहीं लगाना था, जो कि एक अच्छी बात थी, उन्होंने थोड़ा दिमाग से सोचा। और फिर उन्होंने क्या करा कि वो जो लॉर्ड इरविन था उसको उन्होंने लेटर लिखा 11 डिमांड्स के साथ में, उनमें से एक थी कि सॉल्ट के ऊपर टैक्स भी हटा दो, और वो हरामखोर माना नहीं था। तो जब वो नहीं माना था फिर उन्होंने साबरमती से एक अपनी सॉल्ट मार्च स्टार्ट करी थी, जिसको कि डांडी मार्च भी कहते हैं, साबरमती से लेकर के डांडी तक। फिर डांडी में जाकर के उन्होंने क्या करा कि जो समुद्र का पानी था उसको उबाला, उससे नमक बनाया, वहाँ से वहाँ का लॉ ब्रेक हो गया, क्योंकि वो जो लॉ था
वो ये था कि ना तो आप सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, अगर सॉल्ट मैन्युफैक्चर बाहर से आता है तो उसके ऊपर आपको टैक्सेस देने होंगे, जो कि गांधी जी को नहीं देना था। तो ये पूरी पूरी बात है। तो अब हम लोग इसके अंदर लिखेंगे कि द मेन फीचर्स जो थे, सबसे पहली तो डेट इंपॉर्टेंट रहेंगी इसमें कि ऑन द 31st of March 1930 महात्मा गांधी जी सेंट अ लेटर टू विक्ट्री अर्विन स्टेटिंग द 11 डिमांड्स आउट ऑफ एबोलिशमेंट ऑफ सॉल्ट लॉ एंड सॉल्ट टैक्सेस वाज वन ऑफ देम। एंड फिर इसके बाद में आता है कि वहन जब ये जो लॉर्ड इरविन था ये नहीं माना था, डिड नॉट फुलफिल एनी ऑफ दिस डिमांड्स, महात्मा गांधी जी स्टार्टेड द सॉल्ट मार्च फ्रॉम हिज होम इन साबरमती आश्रम से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद में आता है कि वो कितना चले थे, ये जो डेटा है, जैसे कि ही वॉक फॉर 240 माइल्स विद द 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स फ्रॉम साबरमती टू डांडी एंड दे वॉकड फॉर 10 माइल्स अ डे फॉर 24 डेज। देखो ध्यान रखना कि कितनी दूरी की थी, वो थी 240 माइल्स की। उसमें कितने वॉलंटियर्स थे, 78 वॉलंटियर्स थे। और फिर उसके बाद में वो कितना चलते थे, 10 माइल्स पर डे चलते थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। और ये टोटल कितने दिनों के लिए चली थी, ये चली थी 24 डेज के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। और फिर उसके बाद में क्या किया, ही वायलेटेड द सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट बाय बॉइलिंग अ सी वाटर। कब किया, 6 अप्रैल 1930 को। एंड दिस स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया एंड नाउ गांधी जी वांटेड इंडियन टू रिफ्यूज ऑल द ऑप्रेसिव कॉलोनियल लॉ, कि वो चाहते थे कि अब कोई सा भी लॉ तुम इसके बाद में मत मानो। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हाउ डिड द कल्चरल प्रोसेस हेल्प इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन इंडियंस, एक्सप्लेन। और फिर उसके बाद में आता है कि हाउ डिड अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो भैया देखो, सिंपल सी बात है, ये जो क्वेश्चन है इसको आपको समझना होगा कि हमने जो स्टार्टिंग इंडिया की हुई थी, जैसे कि आप अभी भारत माता देखते हो, हमारे झंडे का कलर देखते हो, वो सब स्टार्ट कैसे हुआ था, किसने किया था, जो हमारा नेशनल एंथम था वो किसने लिखा था, वो एक जो हमारा देश प्रेम गीत है वो किसने लिखा था, वही सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो वही इसमें लिखा गया है कि जो कल्चरल, हमारा कल्चर क्या है, हमारा कल्चर है कि हम गाने से किसी को बताते हैं, हम जैसे कि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमने भी भारत माता को एज ए माँ बताया। ठीक है, तो उसकी वहां पर इमेजेस हुई, तो ये सब आपको उसमें एक्सप्लेन करना होगा। तो ये हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द कल्चरल प्रोसेस कहाँ आ गए भाई, अरे भैया बहुत पीछे आ गए जी, ये बड़ा परेशान करता है। ठीक है, तो भाई देखिए इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले बोलेंगे कि जो सबसे फर्स्ट जो इमेज ऑफ इंडिया वाज विजुअलाइज्ड एज अ भारत माता, किसने विजुअलाइज किया था, यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यहाँ पर भारत माता को विजुअलाइज किया था। फिर उसके बाद में आता है कि ही आल्सो मेड अ हाइमन। हाइमन क्या होता है, एक रिलीजियस सॉन्ग होता है, जो कि था वंदे भारत, वॉज रिटन बाय हिम इन 1870 के अंदर उन्होंने सॉन्ग बनाया था। एंड दिस हाइमन वॉज लेटर इंट्यूस्ड इन हिज नॉवल आनंदम एंड संग इन द स्वदेशी मूवमेंट्स इन बंगाल, की बंगाल के अंदर जो मूवमेंट्स होते थे उसमें वंदे भारत को गाया जाता था। और नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर ये जो हमारा जो आप झंडा आज देखते हो वो कैसे आया था, अ ट्राई कलर स्वदेशी फ्लैग यूजिंग रेड ग्रीन एंड येलो वॉज डिजाइन ड्यूरिंग अ स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल विच हैड द 8 lotus, ठीक है, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 प्रोविंसेस एंड अ सरसेंट मून फॉर सिंबलाइजिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर ये जो ट्राई कलर स्वराज फ्लैग वॉज डिजाइंड बाय गांधी जी इन ईयर 1921 यूजिंग द कलर्स रेड ग्रीन एंड वाइट। ठीक है, इन्होंने फिर फाइनल जो हमारा आज झंडा है वो किस तरीके का है, रेड ग्रीन और वाइट का। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये मतलब कि आप देखो, सबसे पहले जो हमारे जो मतलब कि हमारा जो झंडा था उसके कलर क्या थे, वो थे रेड ग्रीन एंड येलो। अब क्या है, रेड ग्रीन और वाइट। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फिर इसके बाद में आता है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो भैया ये तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसमें तो ज़्यादा कुछ याद भी नहीं रखना, अगर आप एक बार सुन भी लेते हो तो भी आप इसे अच्छे से याद रख पाओगे। तो देखो इसमें बोला गया है कि एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट इन इंडिया। देखो इंडिया के अंदर जब
प्रिंटिंग प्रेस वगैरह कुछ भी नहीं आया था, तो कैसे काम होता था? तो हम क्या करते थे, हम जो पत्ते लेते थे, पान के पत्ते लेते थे, उसके ऊपर लिखते थे। कितना स्ट्रगल था उस टाइम के बच्चों के लिए, एक बार सोच करके देखो। अगर आप इतना स्ट्रगल कर रहे होते तो आप क्या पढ़ पाते? आप आज के पास में, आपके पास में कितनी टेक्नोलॉजी है, आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में फ़ोन है, आपके पास में सब कुछ है, फिर भी क्या है, पढ़ाई नहीं है। लेकिन उस टाइम पर लोग क्या करते थे भैया, उसके ऊपर लिखते थे, और वो इतनी ज़्यादा नाजुक थी कि वो क्रिकेट टूट जाती थी, जो कि आप लोगों के लिए बहाना भी हो सकता है कि मैम मैं तो होमवर्क तो किया था, लेकिन रास्ते में आते हुए वो गिर गया और वो टूट गया, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब तो पेज है जो कि आप लोगों के लिए वो है। तो हमें इसमें नहीं जाना है, हमें क्या ध्यान रखना है वो देखो। अब मैंने इसमें आपको कुछ कुछ बातें बताई जो कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो वो हैंड रिटन होती थी, उसी के साथ में वो फ्रेजाइल होती थी कि वो गिरते ही टूट जाती थी, उसको बनने में ज़्यादा टाइम लगता था, उसके लिए कोई भी फास्ट प्रोसेस नहीं था, बहुत कम लोग उसे पढ़ पाते थे, ये बातें थी। तो यही हम लोग इसमें लिखेंगे कि इन इंडिया, देखो यहां पर क्या आएगा कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंडिया के अंदर थी, दे वर रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस विच वर कॉपीड ऑन द पाम लीव्स और ऑन ए हैंड रिटन पेपर्स, मतलब हैंडमेड पेपर्स। नेक्स्ट आता है कि दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रेशल, बहुत ज़्यादा महंगी थी, महंगाई थे, महंगाई जो क्या था कि लोगों ने गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं करी, समझ रहे हो मेरी बात। और फिर उसके बाद में आता है कि नीडेड केयरफुल्ली हैंडलिंग, कि उनको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हैंडल किया जाना था, जिस वजह से क्या कर रहे थे, दीज वर प्रिजर्व्ड बाय प्रेसिंग देम बिटवीन द वुडन कवर्स और स्विन टुगेदर, की स्विन का मतलब होता है उन्हें साथ में गांठ लगा देना, मतलब धागे से उन्हें बांध देना। और नेक्स्ट आता है कि रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट्स वाज नॉट इजी एज दे वर रिटन इन डिफरेंट स्टाइल्स विद इट्स लिमिट इन यूज, की वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड लिखे जाते थे, कुछ ही लोगों को वो पढ़ने दिया जाता था। नेक्स्ट आता है कि हाउ डज द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड एंड किसने उसे डेवलप किया था? तो भैया यहाँ पर क्या है, जॉन गुटेनबर्ग जो था, इस बुड़बक ने क्या क्या था, यहाँ पे से डिस्कवर किया था। तो देखो भैया, बुड़बक मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक फेमस शो आता था जो कि बुड़बक था। अब भैया ये जो महाराज थे, इन्होंने क्या किया था, इनके दिमाग है ना थोड़ा बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड आदमी था ये। इसने क्या किया था मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो सबसे पहले जानो ये था कहाँ से, ही वॉज डेवलप फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस जो कि 1430 में आ गई थी। कहाँ पर आए थे, स्ट्रैनफ्रॉस्टबर्ग जर्मनी में वो आ गया था। फिर उसके बाद में कहाँ से स्टार्ट हुआ, उनका जो चाइल्डहुड था वॉज स्पेंड ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट्स विच ही वॉज सो एज अ माइनिंग वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस। अब ऑलिव प्रेस क्या होता है, ऑलिव प्रेस एक ऐसा था जिसके अंदर कि वो ये देखता था कि वो जो स्टील के जो भी बड़े बड़े ऑर्नामेंट्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चर में काम में लिए जाते हैं, जैसे हल होता है या फिर जो भी चीज़ें काम में ली जाती है, उसको प्रेस करके बनाया जाता था। तो इसके भी दिमाग में एक बत्ती जली कि यार पढ़ाई तो है ही, तो मैं क्या करता हूँ कि ऑलिव प्रेस के जैसे ही मैं बना लेता हूँ कि मैं लेटर्स उसके ऊपर लिख दूंगा। फिर जैसे कि मानो कि आपने यहाँ पर ये हमारी प्रेस होगी तो इसमें आपने ए लिखा है ऐसे, और ए को आपने प्रेस कर दिया, फिर उसके बाद में आपने उसको इंक में डुबोया, फिर पेपर के ऊपर लगा दिया, तो यहाँ पर आपको ए छपा हुआ दिख जाएगा, दिख गया, देखो यहाँ पर ए छपा हुआ है और आपका नाम भी छपा हुआ है। तो इस तरीके से ये स्टार्ट हुआ था। तो हम इसमें लिखेंगे कि ही लर्न पॉलिशिंग द स्टोन्स एंड क्रिएटेड अ लेड मॉड्यूल्स द ऑलिव प्रेस। ध्यान से याद रखना कि द ऑलिव प्रेस वॉज द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस एंड द मोल्ड्स वर यूज्ड फॉर द कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। जितने भी अल्फाबेट्स के लेटर थे उनके लिए मेटल को यूज में लिया गया था। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ लिबरल एंड कंजर्वेटिव इंडियंस टुवर्ड्स द वुमेन्स रीडिंग, कि जो लड़कियों को पढ़ने की जो आज़ादी थी अभी है वो उस टाइम पर नहीं थी। तो उसमें कंजर्वेटिव इंडियंस का क्या मानना था, सबसे पहले तो उनका मानना ये था कि अगर ये पढ़ेंगे तो ये विडो हो जाएंगे। फिर उसके बाद में सेकंड उनका मानना ये था कि अगर वो रोमांस वाली चीज़ें पढ़ेंगे, जो रोमांटिक नॉवल होते हैं ना जो कि तुम लोग पढ़ते हो मैं सब जानता हूँ, तो वो जो नॉवेल्स होते हैं उनको पढ़ के ये अपने धर्म को भ्रष्ट कर लेंगे, इस वजह से इनको पढ़ने नहीं देना चाहिए। तो यही कुछ बातें थी। तो हम इसमें लिखेंगे कि देखो 4 पॉइंट है। सबसे पहले कि जो कंजर्वेटिव हिंदू फैमिलीज थी वो बिलीव करती थी कि जो लिटरेट करना है गर्ल को वो क्या होगा, वो विडो हो जाएगी, वुड बी विडोड। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि द कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली, उनका मानना यह था कि बाय रीडिंग द उर्दू, यहाँ पर उर्दू रोमांस एंड दियर वुमेन्स वुड बी करप्टेड। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है
अब यहाँ पर कुछ नाम है जो कि आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर कैलाश बसनी देवी जो कि बंगाल से थी। उन्होंने क्या करा था कि अपना एक्सपीरियंस लिखा था, एक्सपीरियंस ऑफ अ वुमेन सच एज हाउ दे आर इम्प्रिजन एट होम, कि उन्होंने अपनी लिखा कि भैया मैं तो सारे दिन भर खाने ही बनाते रह जाती हूँ। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी लिखी थी। तो देखो जैसे कि यहाँ पर कैलाश बिश्नी देवी, इसका आपको नाम ध्यान रखना है। और जो राइटर थे जैसे कि ताराबाई सिंधे और पंडिता रामाबाई, ये कौन थी? ये विडोर थी जिन्होंने अपने विडो होने का एक्सपीरियंस लोगों को बताया था। किसके थ्रू? बुक्स के थ्रू। तो ये आपको बताना होगा कि महाराष्ट्र से इन्होंने क्या लिखा कि मिजरेबल लाइफ ऑफ विडोज, की जो विडोज की लाइफ रहती है वो कैसी रहती है जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जिसमें दो नाम थे, ताराबाई सिंधे और पंडिता रामाबाई। और फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हाउ फार इट इज राइट टू से दैट द प्रिंट कल्चर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कि वहाँ पे आपको ये बताना है कि भाई ये जो प्रिंट कल्चर था ये कैसे था। तो आप इसमें लिखेंगे कि प्रिंट कल्चर से क्या हुआ, लोगों ने अपनी कहानियाँ लिखी, लोग अपनी भड़ास निकालते, डिबेट्स होती हैं, डायलॉग होता है, आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो, आपके बारे में कोई 2 गाली देगा, कोई 3 गाली देगा, उसके बाद में आप वायरल हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती। तो इसी तरीके से इसमें भी हुआ था कि वहाँ पर जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी लोगों के पास में थॉट्स जाने लगे थे, उसके बाद में लोगों को समझ में आने लग गया कि भाई फ्रीडम का मतलब क्या होता है, हम जो राजा का ये जो चल रहा है इससे हम कैसे आज़ादी लेंगे, हम कैसे, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ये सब किससे पता लगा था? ये सब प्रिंट कल्चर से पता लगा था। तो हम लोग इसे लिखेंगे द प्रिंट कल्चर स्प्रेड द आइडियाज ऑफ ग्रेट थिंकर लाइक वॉलंटियर एंड ड्राउजे एंड दे वांटेड टू रूल ऑफ रीजन एंड क्वेश्चनिंग रैशनैलिटी। उन्होंने बोला कि तुम क्वेश्चन करो खुद से कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम्हारे को आज़ादी क्यों नहीं है जाने की, तुम्हारे को आज़ादी क्यों नहीं है पैसे कमाने की, तुम्हारे को आज़ादी क्यों नहीं, तुम्हारे को सोचने समझने की शक्ति दी है। ये सब किसने किया था? इन 2 महान पुरुषों ने किया था। अगर ये नहीं होते तो हम आज ऐसे नहीं होते। समझो मेरी बात। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर डिबेट्स और डायलॉग हुए थे स्टार्टेड ड्यू टू द कमिंग ऑफ द प्रिंट कल्चर विच वो रिजल्टेड इन रिवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स एंड द इंस्टीट्यूशंस, कि जब ये आने लग गया तो लोगों ने इसे पढ़ा और उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि भाई ये हमारे साथ में गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैल्यूज ही होती हैं, नॉर्म्स ही होते हैं। तो ये सब यहीं से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आता है कि द मॉरलिटी ऑफ रॉयल पावर वर क्रिटिसाइज्ड एंड सोशल ऑर्डर वॉज क्वेश्चन, कि उन्होंने बोला कि ये जो जातिवाद होता है उसको क्वेश्चन करना उन्होंने स्टार्ट किया, वो जो रॉयल पावर है उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, उनके मीम्स भी उस टाइम पर बनाने उन्होंने स्टार्ट कर दिए। ये सब प्रिंट कल्चर की वजह से हुआ था, जिस वजह से ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट फिर इसके बाद में आता है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। भैया देखो इसमें एक तो सिल्क रूट को भूल मत जाना, भूल मत जाना उसे, सिल्क रूट को याद रख लेना बस। अगर नहीं भूलोगे तो ये तुम्हें उसकी तरह याद आएगा। समझ लो किसकी तरह? उसकी तरह एग्जाम में, कि यार याद आ रही है अब, लेकिन वो याद जाएगी नहीं क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं होगा भाई। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत बुरा जोक था। जिसने भी ये वाला जोक सुना है एक बार थम्स अप कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें समझ में आ गया कि मेरे को जोक मारना नहीं आता। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बोला गया कि ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ सिल्क रूट, कि भैया ये किस तरीके से होता था। तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे कि बहुत सारे ऐसे सिल्क रूट्स थे ओवर द लैंड एंड सीज विच हेल्प्ड इन ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप। और यहाँ पर ये जो सिल्क रूट था गॉट इट नेम ड्यू टू द चाइनीज सिल्क कार्गो, उसकी जो चाइनीज आदमी थे ना भाई, उन्हीं की वजह से सिल्क रूट मिला था। अब ये क्या कहते थे कि दीज रूट्स वर एक्टिवली फंक्शनल बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड अप टू 15th सेंचुरी। और इसके बाद में आता है कि जो चाइनीज पोल्ट्री थी, इंडियन स्पाइसेस थे, और जो प्रीशियस मेटल थे गोल्ड के और सिल्वर के, जो कि यूरोप से आते थे। इंडिया के पास में क्या था? इंडिया के पास में मसाला था। तुम खाना बना लोगे मसाले के बिना कैसा लगेगा? तुम सोच के देखो कि तुम्हें उबली हुई दाल दी जा रही है, तुम्हें चावल दिया जा रहा है, वही खाने को कहा जा रहा है बिना मसालों के, और हमारे पास में थे चटाकेदार मसाले, खाते मजा आ जाता। मतलब एक काम करो, आपकी फेवरेट डिश क्या है मेरी बताओ। मेरे को सबसे जो शानदार लगता है ना भाई, एक तो छोले भटूरे भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और उसके साथ में मीठे में यार गुलाब जामुन। अब तुम्हारी वजह से मुझे आज शाम को यही खाना पड़ेगा, तो आप भी अपना फेवरेट बता दो और खाया करो, पिया करो, मस्त करो, और सिल्क रूट के थ्रू हम चले जाएंगे अब। और फिर इसके बाद में आता है कि दीज सिल्क रूट्स वर आल्सो यूज्ड फॉर द कल्चरल एक्सचेंज, जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज हो गई, मुस्लिम प्रीशर्स हो गए, और ये सारे के सारे बुद्धिज्म को फैलाने में भी इन्होंने हेल्प किया था। नेक्स्ट आता है कि जो यूरोपियंस थे वो अमेरिका क्यों चले गए?
यूरोपियंस को यूरोप में ही रहना था, वो अमेरिका क्यों आए भैया? उनके पास में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि पॉवर्टी, हंगर, डेडली डिजीजेस, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड स्लेव ट्रेडर्स, जिस वजह से क्या हुआ कि उनको क्या करना पड़ा। देयरफॉर मैनी यूरोपियंस शिफ्टेड टू अमेरिका बाय 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक वो वहाँ पर शिफ्ट ही हो गए थे। देन फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन कि द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट and colonization of America was a decisive under the way by mid of 16th century। explain with example कि किस तरीके से हुआ था। तो भैया देखो मेरी बात, ये जो स्पेनिश आदमी थे ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया। इन्होंने क्या करा कि इन्होंने बोला कि एक ऐसी डिजीज लेके जाओ जिसका कि उनके पास में इलाज ही ना हो। तो इन्होंने स्मॉल पॉक्स एक आदमी से दूसरे आदमी तक छोड़ दिया। वो तो सोचो कितनी ज़्यादा वो थे, हमारे जो पूर्वज थे कितनी ज़्यादा खतरनाक थे कि सोचा कि भैया इसको तो ये डिजीज़ वाला आदमी भेज दो, इसका तो खेल ही खत्म हो जाएगा, पूरे देश का खेल खत्म करने का उनका इरादा था। लेकिन जैसे तैसे करके बच गए और स्पेनिश उस केस में आगे निकल गए। 16th सेंचुरी की बात है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पर द पोर्टुगीज एंड द स्पेनिश कॉन्कर्ड द अमेरिका नॉट जस्ट विद द कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन्स बट आल्सो विद द जम्स लाइक स्मॉल पॉक्स। उन्होंने स्मॉल पॉक्स भेज दिया और हाथों हाथ हमला कर दिया, पूरा पूरा देश स्मॉल पॉक्स से जूझ रहा है और वो वहाँ पर हमला कर देंगे। खाक लड़ेंगे, वो तो बीमार हैं, बीमार लोग क्या लड़े। तो ये उन्होंने किया था। और फिर उसके बाद में जो स्मॉल पॉक्स था वो कौन लेके गया था? एक आदमी था, ये पता नहीं कौन आदमी था, लेकिन हरामखोर बहुत था, बहुत ज़्यादा हरामी आदमी था। इसने क्या किया कि स्पेनिश इन्वेडर्स वर इम्यून टू दीज डिजीज। यहाँ पर ये जो स्पेनिश थे तो इस डिजीज के इम्यून थे और बाकी के जो अमेरिकन इंडियंस थे वो तो थे ही नहीं भाई। तो इसी के साथ में अमेरिका ले गया, जिससे कि अमेरिकन इंडियंस वर नॉट इम्यून टू डिजीज और वहाँ पर मास जो थी वो जैसे कि कोविड फैला था ना, उस तरीके से वो फैलने लग गया। फिर उसके बाद में दिस रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ नेटिव अमेरिकन, जिस वजह से क्या हुआ कि उन लोगों की सफाया कर दिया उसने, मतलब अमेरिकन को साफ कर दिया। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हिस्ट्री के। अब भैया इसमें से हो सकता है कि तुम कुछ क्वेश्चंस को भूल जाओ, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको शॉर्ट आउट करने के लिए है स्पेस रिवीजन। तो जल्दी से जाओ स्पेस रिवीजन के ऊपर, सारे के सारे शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चंस, एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि आप चीजें ना भूले। अभी आधी घंटे की वीडियो, हो सकता है कि तुम 5 क्वेश्चन भूल जाओ, 6 क्वेश्चन भूल जाओ, लेकिन वो रिवीजन भी तो करना है ना। जैसे कि तुम फॉरगॉट पे क्लिक करके एक दिन में रिवाइज कर सकते हो। ये जो फीचर है ना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। फिर उसके बाद में बस ये पता लग जाएगा कि मैं किस चीज को ज्यादा बोल रहा हूं, बस उसी को रिवाइज करो, बाकी का रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर के उसे जरूर से चेकआउट करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।